अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने व्यूअर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है और बार बार की है कमेंट्स में कि मैं बिज़नेस लॉ पे वीडियोस बनाऊं। बिज़नेस लॉ गो के बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें काफ़ी सारे लॉज आते हैं, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और भी दो तीन एक्ट्स हैं जो इसमें आते हैं। तो मैंने सोचा कि वो, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का भी बड़ा कॉमन सा एक सब्जेक्ट होता है, मैं कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने भी पढ़ना होता है, लॉ में भी पढ़ते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब बी कॉम के स्टूडेंट्स के लिए ज़रा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना मुश्किल होता है। और मुझे एक व्यूअर ने बताया था कि कॉमनली जो है वो खालिद महमूद चीमा की बुक वो पढ़ाई जा रही होती है तकरीबन ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस में। तो मैंने वो बुक परचेज़ की और मैंने पढ़ी। मुझे बुक में कोई ख़ास इतना मटेरियल तो नहीं लगा, लेकिन स्टूडेंट्स के हवाले से वो ठीक है। उसमें कुछ गलतियाँ भी हैं, मैं साथ साथ वो जहाँ पे होंगी वो करता जाऊँगा। तो उसी बुक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा ऑफ़र के बारे में। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ऑफ़र को डिटेल में डिस्कस करना है कि ऑफ़र होती क्या है। कॉन्ट्रैक्ट, ज़ाहिर है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 2A में जो है वो प्रपोज़ल या ऑफ़र को डिफ़ाइन किया गया है। तो इंग्लिश आप लोग खुद पढ़ लेंगे। चले मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, छोटी सी है कि व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच विद a view to obtain the assent of that person to such act or absistence, he is said to make a proposal. अब बड़ा सिंपल से इसका मतलब है कि जब भी कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स की रजामंदी हासिल करने के लिए उसको कोई ऑफ़र करता है, उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए, किसी काम को करने के लिए या किसी काम से बाज रहने के लिए। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक शख्स किसी दूसरे को कह रहा है कि ये काम करना है, क्या तुम ये काम करोगे, या कह रहा है कि क्या तुम इस काम से बाज रहोगे, ये काम नहीं करोगे। अब काम करने के लिए या काम से रोकने के लिए दोनों के हवाले से ऑफ़र हो सकती है। मकसद ये होना चाहिए कि उसकी मंजूरी हासिल करनी है उस बंदे की, तो वो ऑफ़र कहलाती है। अब डेफिनेटली ये इसके मैं बता चुका हूँ, इसके दो पार्ट्स होंगे कि उसकी विलिंगनेस, उसकी मर्ज़ी हासिल करने के लिए किसी शख्स को कोई ऑफ़र देना, ये इसमें एक बड़ा बुनियादी जुज़ है। और फिर उसकी होनी ये चाहिए कि जो भी उसकी कंसेंट है वो हमने लेनी है, तो वो ऑफ़र कहलाएगी। मिसालें इसमें हम दे देते हैं कि ये कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे शख्स को ये कहता है कि उसने अपनी घड़ी बेचनी है 100 रुपये के एवज़, तो ये एक ऑफ़र कहलाएगी। तो हम फर्दर वो बाद में डिस्कस करेंगे कि इसकी एक्सेप्टेंस क्या होती है। हम सिर्फ अभी इस वक्त जो है वो ऑफ़र पे रहेंगे। तो जो ऑफ़र है वो दो किस्म की हो सकती है, या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब है कि जो ज़ाहिरी बज़ाहिरी बोल के बता के समझा के की जाती है वो एक्सप्रेस हो गया। इम्प्लाइड ऑफ़र जो बज़ाहिर कोई कम्युनिकेट नहीं किया जाता खड़े होके लफ्ज़ों के ज़रिए, या वो बोल के नहीं की जाती, लेकिन वो मुख्तलिफ़ इशारों कनायों से अगर कोई की जाती है तो वो ऑफ़र एम्प्लॉयड ऑफ़र होती है। अब इसकी मिसाल हम इस तरह दे सकते हैं कि कोई शख्स अगर उसने अपना मोटरसाइकिल सेल करना है, उसकी कीमत बता देता है कि 40,000 रुपये में, तो वो किसी दूसरे शख्स को कहता है कि मैंने 40,000 का मोटरसाइकिल देना है, क्या तुम लोगे। तो ये एक एक्सप्रेस ऑफ़र है, वो बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में उसको कह रहा है कि वो मोटरसाइकिल अगर ख़रीदना चाहता है तो। लेकिन अगर एक ऑफ़र ये है कि अगर एक रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हैं और कुली आके सामान उठा लेता है और चलता फिरता है, तो ये बेसिकली कुली की तरफ से ऑफ़र होती है। अब ये एम्प्लॉयड ऑफ़र है, डेफिनेटली हमको पता होता है कि हम ये सामान लेके जा रहे हैं तो इसके वो पैसे वसूल करेगा, और अगर हम उसको रोकते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी जो ऑफ़र है वो कबूल कर रहे हैं। तो ये एम्प्लॉयड ऑफ़र्स भी होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें जो लीगल रिलेशन है। ऑफ़र जब भी होगी तो कोई ना कोई कानूनी रिश्ता कायम करने के लिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि हवा में ही ऑफ़र हो जाए, हवा में ऑफ़र नहीं होगी। मतलब ये नहीं होगा कि अब जिस तरह इसमें मिसाल भी दी हुई है, चलें है बड़ी सिंपल सी मिसाल है, इसी पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी को कोई कहे कि खाना खिलाने की ऑफ़र करता है, तो वो क्योंकि उसका कोई लीगल आगे एग्रीमेंट नहीं है, वो तो एक वैसे जनरल और सोशल ऑफ़र है, तो उसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा।
तो अगर कोई लीगल उस पर बाइंडिंग आगे आ रही है तो वो ऑफ़र ही कानून के नज़र में वो ऑफ़र कहलाएगी। अब ऑफ़र को डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है, ये कोई इतनी इसमें हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ऑफ़र को वो क्लियर कट बताना चाहिए कि वो क्या चीज़ कितने में सेल करना चाह रहा है। और ये नहीं होना चाहिए गोल मोल है। अगर एक किसी के पास किसी ने मोटरसाइकिल सेल करने हैं और उसके पास दो मोटरसाइकिल खड़े हैं तो उसको क्लियरली बताना चाहिए कि इस मोटरसाइकिल को उसने सेल करना है और इतने पैसों में करना है। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दोनों में से कौन सा है। तो जहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगी तो वो ऑफ़र वैलिड ऑफ़र नहीं कहलाएगी। अब जो वैलिड ऑफ़र नहीं कहलाएगी वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट तक पहुँच ही नहीं सकती, और कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है जब हो जाता है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है, लिहाजा ऑफ़र की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। सारी कहानी ऑफ़र से नहीं शुरू होती, ऑफ़र से एक पहली स्टेज भी होती है। अब इनविटेशन टू ऑफ़र ये है कि आप किसी दुकान के बाहर एक बोर्ड लग गया, उसके ऊपर एक टैग लग गया, तो बेसिकली एक प्राइस टैग लगा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि ये चीज़ इतने में वो मिल सकती है। लेकिन इस पे जो है ये अब ऑफ़र नहीं कहलाएगी, ये इनविटेशन टू ऑफ़र कहलाएगी। तो इस पे अगर आप जाके उनको कहते हैं कि जी ये मैंने चीज़ इतने की ख़रीदनी है, तो ये आपकी तरफ से ऑफ़र होगी। वो इनविटेशन टू ऑफ़र थी, आपको इनवाइट कर रहे थे कि जी आप ऑफ़र दें। तो आगे से हो सकता है जब आप ऑफ़र करें तो वो कहें कि जी ये सेल आउट हो चुका है आइटम, ये हमारे पास है नहीं, तो लिहाजा वो कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगी क्योंकि वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। अब इसी तरह जो मेन्यू आपके सामने आता है होटल में, उसके सामने आगे कीमतें लिखी हुई होती हैं, तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र है, वो ऑफ़र नहीं है। ऑफ़र आप करेंगे फिर उसमें, तो ये ऑफ़र में इनविटेशन भी होती है। अब स्पेसिफिक और जनरल हो सकती है डेफिनेटली। किसी एक जब स्पेसिफिक बंदे को ऑफ़र की जाएगी तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र है, वो सिर्फ वही एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और अगर उसको जनरल पब्लिक के लिए एक ऑफ़र है, कहीं पे कोई सेल लग गई है, उसमें को ऑफ़र दी जा रही है, तो वो सबके लिए ऑफ़र होगी, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं होगी। या मार्केट में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सबके लिए होगी। तो उसके बाद कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं हम, कि ऑफ़र जो है वो जिसको ऑफ़र की जा रही है उसके उस तक कम्युनिकेट करना, उसको बताना ज़रूरी है। अब ये नहीं हो सकता कि ऑफ़र उस तक पहुँचे ही नहीं, तो वो फिर ऑफ़र कंप्लीट ही नहीं होती। अगले बंदे के इल्म में ऑफ़र पहुँच जानी चाहिए कि जी ये ऑफ़र आपकी तरफ से आ रही है। अब इसका सिंपल सी जो एग्जांपल इसमें दी हुई है कि एक शख्स जो है वो रिवॉर्ड करता है, मिसाल के तौर पे कि उसकी कोई चीज़ गुम होगी, यहाँ पे उन्होंने डॉग लिखा हुआ है, कुत्ता गुम हो गया, और वो ऐलान कर देता है कि जो ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपया दूंगा। तो अब किसी बंदे को मिल जाता है और उसे तो पता ही नहीं है कि जी वो इस पे कोई इनाम है, तो वो अब रिवॉर्ड क्लेम नहीं करेगा कि जी मुझे इसका रिवॉर्ड दें, आपने इस पे इनाम रखा हुआ था, क्योंकि वो ऑफ़र तो उस तक पहुंचेगी और वो उस रिवॉर्ड के चक्कर में अगर लेके आता है तो फिर वो कंप्लीट होगी। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है ऑफ़र की वो होगी तो फिर कहानी आगे चलेगी। अगर कम्युनिकेट नहीं हुई तो फिर वो ऑफ़र उसकी हद तक तो वैलिड नहीं है। अब किसी किस्म की नेगेटिव कंडीशन भी ऑफ़र में नहीं लग सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि जी चलें इस मिसाल पे बात कर लेते हैं कि ए ने जो है वो बी को एक किताब सेल करने के लिए एक लेटर लिखा, और उसने जो है वो रिप्लाई नहीं किया जो भी टाइम उसने दिया था उसके अंदर। तो अब कंसिडर ये होगा, वो ये नहीं कह सकता कि अगर तुम 5 दिन के अंदर अंदर इसको ऑफ़र को का कोई रिप्लाई नहीं करोगे तो ये ऐसे तस्वर होगी कि ये तुमने तस्लीम कर ली है। ये कंडीशन नहीं लगाई जा सकती, ये नेगेटिव कंडीशन है। अब ये नहीं है कि जी जनाब एक बंदा कह दे कि जी एक ऑफ़र कर रहा है कोई चीज़ बेचने की, और उसको मजबूर कर रहा है कि अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि तुमने कबूल कर लिया। ये नहीं होता। क्लियर कट उसने कबूल करने की, उसको रिप्लाई करेगा तो वो कबूल होगी। ये नेगेटिव जो ऑफ़र्स होती हैं, ये ऑफ़र कानून की नज़र में वैलिड ऑफ़र या जायज़ ऑफ़र नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि एन ऑफर में इंक्लूड ए कंडीशन इन इज ऑफर दैट देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ऑल द कंडीशंस ऑफ द ऑफर आर एक्सेप्टेड। अब एक ऑफ़र में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं ना। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिड लगा रहा है किसी ठेके के लिए,
तो अब उस ठेके में काफ़ी सारी कंडीशंस होंगी, उसको ये करना है, ये करना है, और ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके पास फ़िलहाल लाइसेंस होना चाहिए, उसका ये क्लियर होना चाहिए, टैक्स उसका पे हुआ हुआ होना चाहिए, रिटर्न फाइल हुए हुए होने चाहिए, ये काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। अब वो ऑफ़र उसी के लिए वैलिड है जिसने वो कंडीशंस फुलफ़िल की हैं। अगर किसी की वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो वो फिर उसकी हद तक वो ऑफ़र नहीं कहलाएगी। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम क्रॉस ऑफ़र का। क्रॉस ऑफ़र जहाँ पे भी होती है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने किसी को ऑफ़र कर दी कि जी इन राइटिंग ऑफ़र कर दी, एक ख़त लिख के कि वो सर्टन अमाउंट में सर्टन जो चीज़ है वो उसको बेचना चाह रहा है। अब वो दूसरे बंदे को नहीं पता और वो इसको लिख रहा है कि जी वो इतने ही पैसों में वो चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, तो क्योंकि वो भी एक ऑफ़र कर रहा है और ये भी ऑफ़र कर रहा है, तो वो ये नहीं होगा कि उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगी, वो ऑफ़र वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, वो वैलिड ऑफ़र नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से ऑफ़र आ गई है, तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं कहलाएगी। अब जो ऑफ़र है वो किसी भी टाइम पे रिवोक हो सकती है, मतलब ख़त्म की जा सकती है। ऑफ़र करने वाला किसी भी टाइम पे उसको विड्रॉ कर सकता है। मिसाल इसकी मैं ऐसे दूंगा कि एक ऑफ़र कर दी गई और वो अभी उसका टाइम फ़र्ज़ करें था कि एक दिन ऑफ़र वैलिड है। वो कहता है कि जी शाम तक मुझे बता देना ये चीज़ मैंने तुम्हें बेचनी है अगर तुम ख़रीदने के लिए हो, और वो शाम अभी टाइम मौजूद है लेकिन उससे पहले ही वो रिवोक कर देता है, वो उसको बता देता है, कम्युनिकेट कर देता है कि जी नहीं अब वो मैंने चीज़ नहीं बेचनी, तो वो उसी वक्त वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर वो उस ऑफ़र का टाइम कोई मखसूस दिया हुआ है उसमें और वो टाइम गुजर जाए तो उसके उस पर भी वो ऑफ़र ख़त्म हो जाती है। या अगर उसमें कोई कंडीशन दी हुई है कि वो फिल करेगा तो उसको वो आगे चलेगा, तो वो अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो भी ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो भी ऑफ़र करने वाला है अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या वो इनसेन हो जाता है, वो उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता, तो भी ऑफ़र जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगी। लेकिन इसका पता जो है जिसको ऑफ़र की गई है उसको होना ज़रूरी है। अगर उसको पता नहीं चलता तो फिर वो ऑफ़र उसके लिए वैलिड रहेगी, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके इल्म में नहीं है कि वो बंदा फौत हो गया है, तो फिर जो लीगल एयर्स होंगे, जो वारसान होंगे मरने वाले के, वो उस ऑफ़र के पाबंद होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी अगर कोई भी जो ऑफरी है वो रिजेक्ट कर देता है ऑफ़र को। मिसाल के तौर पे मैंने किसी शख्स को ऑफ़र की कि मैं 10,000 रुपये में ये मोबाइल उसको सेल करना चाह रहा हूँ, और वो कहता है कि जी मैंने नहीं लेना, तो ऑफ़र उसी वक्त ख़त्म हो गई। ये नहीं है कि वो बाद में जाके कहे कि जी मैं अब लेना चाह रहा हूँ, वो ऑफ़र उस वक्त ख़त्म हो गई, ऑफ़र उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। काउंटर ऑफ़र भी होती है। मिसाल के तौर पे अब एक शख्स जो है वो ऑफ़र करता है कोई भी मकान बेचने के लिए कि वो 8 लाख में मकान बेचेगा, और दूसरा उसको कहता है कि जी मैंने 6 लाख में ख़रीदना है, तो अब वो 10 लाख में मकान बेचने वाली जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि काउंटर ऑफ़र आ गई 6 लाख वाली, वो पहले वाली ऑफ़र ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। तो इसमें अगर वो नहीं मानता कि जी 6 लाख की जो ऑफ़र 8 लाख वाली ऑफ़र उसने रिजेक्ट कर दी थी और अब उसने काउंटर ऑफ़र कर दी 6 लाख की, तो अब वैलिड ऑफ़र 6 लाख की रहेगी। अब 8 लाख वाली ऑफ़र जो है वो वैलिड नहीं रहेगी। फिर अगर जो ऑफरी है जिसने कबूल करना है उसकी डेथ हो जाती है या वो इनसेन हो जाता है और ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं रहता, तो उस सूरत में भी वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। मैं ज़रा इसको जल्दी जल्दी कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना ये ऑफ़र वाला टॉपिक तो ऐसा है कि इस पे 3-4 घंटे का टाइम चाहिए, मतलब कम से कम एक वीक के एक एक घंटे के लेक्चर इस पे किए जा सकते हैं, इतना मवाद है। लेकिन मैं इस बुक तक ही लिमिट रहूँगा, सिर्फ अपने उन दोस्तों को समझाने के लिए जो इसमें इंटरेस्टेड है। अच्छा, ऑफ़र उस सूरत में भी टर्मिनेट हो जाती है कि एक ऑफ़र कर दी कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स सेल करने के लिए, और मीनवाइल गवर्नमेंट ने जो है उस पे बैन कर दिया है, तो वो ऑफ़र उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब वो इलीगल रही नहीं है। तो इलीगैलिटी तो जहाँ भी आएगी हर चीज़ बाय डेफिनेशन हो जाएगी और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। या उसके बाद कोई ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे एक घोड़ा सेल करने की ऑफ़र की किसी ने, और वो ऑफ़र एक्सेप्टेंस से पहले या एक्सेप्टेंस के बाद भी अगर वो घोड़ा मर जाता है, वो चीज़ ही ख़त्म हो गई, ज़ाया हो गई, तो वो ऑफ़र ख़ुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मज़ीद ये कि अगर इसमें जो प्रेस्क्राइब मैनर ऑफ़र में बताया गया है उसके मुताबिक एक्सेप्ट नहीं करता बंदा,
उसमें अगर बताया गया है कि जी तुम टेलीफ़ोन करके मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दे देना, लेकिन वो बंदा टेलीफ़ोन नहीं करता, वो तहरीरी तौर पे उसको कोई लेटर भेज देता है, तो वो भी ऑफ़र का जो है वो मोड, क्योंकि उसने बता दिया था कि रिप्लाई इसका ऐसे करना है और वो ऐसे नहीं करता, तो वो ऑफ़र उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, वो ऑफ़र वैलिड ऑफ़र नहीं रहेगी। ये था दोस्तों बिज़नेस लॉ के हवाले से पहला लेक्चर था मेरा ऑफ़र्स के बारे में। ऑफ़र का कंप्लीट कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप सब दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर किसी दोस्त का, किसी मेरे छोटे भाई का जो स्टूडेंट हैं उनमें से किसी का कुछ सवाल हो तो ज़रूर लिखिएगा, मैं इस पे फिर भी बात करने के लिए हाज़िर हूँ। मेरा वैसे ये, क्योंकि मुझे पता है इतना कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, मेरे व्यूअर्स को इतना इंटरेस्ट शायद इसमें नहीं होगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट छोटे भाई हैं, वो उनके लिए मसाइल और उनकी वो देखते हुए मुझे था कि चले मैं इस पर बना दूँ। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे वैसे मैं ख़ुद बहुत अच्छा काम कर चुका हूँ काफ़ी अरसा अपने स्टूडेंट लाइफ में भी। तो उम्मीद है उनको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।